स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हमारी सुपर सेट सीरीज चल रही है उसमें आज ही हम सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो ये हमारा फुल मॉक रहने वाला है जिसमें हम 40 प्रश्न करेंगे जो कि आपके 40 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो जितना भी स्कोर आप इस मॉक में करते हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्कोर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया इसमें। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका समान अवसर। अनुच्छेद 16 जो है ये आपका समान अवसरों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा और उसके सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र देश के भूभाग से कितने समुद्री मील की दूरी से शुरू होता है। तो ये कितने जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसकी कितनी समुद्री मील दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 200 समुद्री मील। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, आप पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। तो हेमिस मठ के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लेह। लेह जो है ये हेमिस मठ के सबसे नज़दीक स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किस महीने में अंकटाड और बारबाडोस सरकार के द्वारा ग्लोबल फोरम चेन को आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है जबकि रात में यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ये किस प्रकार का तापमान परिवर्तन होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन और रात के बीच अधिकतम परिवर्तन होता है। और ये अक्सर रेगिस्तानों में देखा जाता है, जो डे और नाइट टेम्परेचर होता है उनमें मैक्सिमम डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। अगला प्रश्न आता है, भारतीय लघु उद्योग विकास यानी कि सिडबी SMI की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है। तो सिडबी जो SMEs होता है उसमें उनका जो विकास होता है उसमें क्या भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। यानी कि जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए जो फाइनेंस होता है वो इजीली प्रोवाइड कराना, यही सिडबी का काम है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लखनऊ में। 1990 में इसकी स्थापना होती है। निम्न में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी किस स्थान पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों को अलग अलग विवादों के कारण 2026 में फीफा विश्व कप से बाहर कर दिया गया। तो इनके अलग अलग विवादों के कारण इन लोगों को फीफा विश्व कप जो 2026 में खेला जाएगा उससे बाहर कर दिया गया है। तो ये कौन सी कंट्रीज़ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रूस, कांगो और पाकिस्तान को फीफा 2026 से बाहर कर दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है, डैश को भारत का हृदय कहा जाता है। तो भारत का हृदय इनमें से किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का हृदय जो कहा जाता है ये आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो मैप है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो हार्ट्स है ये बीच में जो सेंटर है वहीं पे ये मध्य प्रदेश पड़ता है, इसीलिए इसको भारत का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था ये आपका कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति आपको पता ही होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके लिए कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष इसके लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनकॉस 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इनकॉस 2025 ये आपका बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रीस। ग्रीस में जो इनकॉस है 2025 ये आपका आयोजित किया जाएगा। ध्वनि तरंगों का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं इसका जो आयाम होता है ये आपका क्या निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रबलता। ध्वनि तरंगें जो हैं ये आपकी प्रबलता को निर्धारित करती हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है ये आपका किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्जन। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि 1905 में आपका ये बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिशूरपुरम उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिशूरपुरम मैंने आपको बताया था जितने भी पुरम संबंधित उत्सव होते हैं ये सारे के सारे केरल से ही संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल में ही आपका ये त्रिशूरपुरम उत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, क्यूएस यानी कि क्वाकर अली साइमंस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये आपकी, उसमें आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका 44वां स्थान। अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफटीपी इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका एफटीपी का फुल फॉर्म होता है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1961 में जो आपका प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। तो आपको पता ही होगा ये गुटनिरपेक्ष क्या होता है। तो जो उस समय पे ये 1960 के दशक में दो कंट्रियां हो गई थी, एक तो रसिया साइड और एक यूएस साइड। तो भारत ने जो है वो बीच का रास्ता चुना, ना तो यूएस की साइड ना रसिया की साइड। उसी समय ये गुटनिरपेक्ष भारत के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू जी के समय ये बेलग्रेड के समय ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि प्रथम था जो 1961 में इसको आयोजित किया गया था। स्टटगर्ड में फहराया गया तिरंगा किसके द्वारा तस्करी कर भारत लाया गया था? तो स्टटगार्ड में जो तिरंगा फहराया गया था वो तो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था 1907 में, लेकिन इसको तस्करी कर कौन भारत लेके आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदुलाल याग्निक इसको तस्करी कर भारत ले आए थे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंख्या की पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना ये कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1881 में ये पहली समकालिक जनगणना को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है इसी को हम ब्रह्मांड के दूसरे शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। डैश हृदय से शरीर के सभी भावों को, जो हृदय होता है यानी कि हार्ट से शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? तो जो धमनियाँ होती हैं ये हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन डैश से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आता है ये आपका कहाँ से आता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ग्लूकोज में ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो आर्थिक सुधार है ये आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है? तो जल में जो कीटाणु होते हैं उनको साफ करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो क्लोरीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग यानी कि जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो क्लोरीन को ही यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंधित लगा दिया था। मतलब जितनी भी जो इर्रेगुलर
सेविंग्स स्कीम्स होती थी उन पर किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 2019 में भारत सरकार के द्वारा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों को जोड़ने या संचार करने के वाले डिवाइस के दौरान नेटवर्क टैरिफ को फिल्टर करता है। तो ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्विच। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने एक से अधिक कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सेवा की है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, ये आपके 4 नाम दिए गए हैं, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और इंद्र कुमार गुजराल। एक से अधिक कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपके एक से अधिक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पहला पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया के खिलाड़ी से ये 2024 में जो ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट था उससे ये हार गए थे। अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का कौन सा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 16वां होगा। अब आप ये सोचेंगे अप्रैल 2024 का करंट अफेयर क्यों दिया गया है? तो ये करंट अफेयर आपका आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि आरपीएफ एसआई में आपके 120 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 120 से ज़्यादा ही करंट अफेयर पूछा गया था। उसमें से कुछ हमने आपके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं वो हम इन प्रैक्टिस सेट में भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें इसमें हमने आरपीएफ के 4 से 5 प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वो इंक्लूड आपके किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर था 16वां, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरों के बढ़ते चलन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से बदलकर स्थानीय रूप में निर्मित ओएस पर स्विच करने का फैसला किया है। नए ओएस का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नए ओएस का नाम क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा माया जो होगा रक्षा मंत्रालय के नए ओएस सिस्टम का नाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महानिर्देशक राकेश पाल, ये इनके पद दिए गए हैं एबीएसएम, पेटीएम और टीएम, ये आपको हटा देना। तो ऐसा याद रखना है, महानिर्देशक राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक बने हैं। तो ये कौन से निर्देशक बन गए हैं? भारतीय तटरक्षक बल के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 25वें महानिर्देशक के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। स्पेन में मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में देश के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये कौन सा देश जो है वो शामिल हुआ है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 99 देश के रूप में स्पेन मई 2024 में आईएसए में शामिल हुआ। आईएसए जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस के प्रयासों से ये बना था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किस अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंची थी और यह वापस भी आ चुकी हैं? तो ये किसके साथ गई थी जो सुनीता विलियम्स थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बैरी बिलमोर के साथ सुनीता विलियम्स ये नासा के अंतरिक्ष यान में गई थी। तो बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम्स ये 2 लोग आपके गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जम्मू और कश्मीर की टीम ने कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जम्मू कश्मीर टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सहयोगी थे? तो अलीगढ़ आंदोलन में कौन सहयोगी थे निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर होगा चिराग अली। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये किसकी इकाई में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है इसको हम डेसिबल में मापते हैं। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रंथ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो उसका गलत बताना है। तो इनमें से आपको 3 ऑप्शंस तो सही दिए गए हैं, एक आपको गलत दिया गया है।
तो वो गलत ऑप्शन कौन सा आपको दिया गया है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अंडाकार नहीं है। बाकी ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के सबसे गहरा जो मरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है वो प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। और आपको ओशियंस की जो बड़े से छोटा क्रम होता है इसको याद करने की ट्रिक भी पता होगी। तो ये कैसे याद रखी जाती है, तो पैसा जो है इससे ही याद रखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तो ये आपका 39वां प्रश्न होगा, यहाँ पे नंबर मिसप्रिंट हो गया है। तो किस वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देमेत्री मेंडलीव के द्वारा इसको परमाणु क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर निम्नलिखित में से किस वन के में सामान्यतः पाए जाने वृक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो ताड़, नारियल और केवड़ा और एंगोर के पेड़ होते हैं ये किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो पेड़ होते हैं ये आपके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके आज के मॉक के 40 प्रश्न। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। और ये रहा आपके लिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है आपका, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड, जयपुर, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ में अपना स्कोर भी बताएं कि मालाबार युद्ध अभ्यास ये कब हुआ है, और स्कोर कमेंट में बता दें। इसके बाद हम आपको बता दें जो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो CSIR की स्थापना जो थी वो 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोगों को बता दें, अगर अभी तक भी आपने NTPC के एक भी मॉक नहीं दिए हैं तो आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है 7 से 8 दिनों का। तो NTPC के जो 10 मॉक हमने आपको प्रोवाइड कराए थे स्पेशली, वो आप लोग हमारे ऐप पे जाके दे सकते हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक GK की ई-बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये प्राइस रखा गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियो का PDF मिलता रहे। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।